हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं वासुदेव शर्मा हिंदी विशिष्ट कक्षा 9 का प्रकृति चित्रण पाठ से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो प्रकृति चित्रण के जो पहले कवि हैं, एक पाठ दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम पाठ के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो हम पहले इनका परिचय जानते हैं। तो प्रकृति के चितेरे मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका जो देहावसान है वह सन 1964 में माना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं: साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, जयद्रथवध, भारत भारती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने जो शैलियाँ अपनाई हैं वह सभी प्रचलित काव्य शैलियों का इनके काव्य में वर्णन मिलता है। और जो भाषा है सहज, सरल, आडंबर विहीन भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। तो गुप्त जी आधुनिक काल की राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में विशेष स्थान रखते हैं, चूँकि ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि रचनाकार भी रहे हैं और इन्हें राष्ट्र कवि का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अब हम इनके द्वारा लिखित पंचवटी पाठ की व्याख्या की ओर चलते हैं। तो इनका पहला जो पद है पंचवटी पाठ का वह जैसा कि आपको ये भी एक कविता है और ये बड़ी सुहावनी और लयबद्ध है। तो हम पहले इसका वाचन करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो इसमें इन्होंने जो वर्णन किया है तो हम पहले इसका संदर्भ देखते हैं। तो ये जो प्रस्तुत जो पद्यांश है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक से लिया गया है और इनका जो प्रसंग है इस पद का इस प्रकार बनता है। तो इस अंश में इस पद में कवि ने रात के समय की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है। अब हम व्याख्या की ओर चलते हैं। तो लिखा है चारु चंद्र की सुंदर किरणें, अर्थात चारु, चारु मीन्स सुंदर, सुंदर चंद्र, चंद्र मीन्स चंद्रमा। तो सुंदर चंद्रमा की जो किरणें हैं वह कैसी हैं? चंचल हैं और खेल रही हैं जलथल में। अर्थात जब किरणें चंचल हैं तो बच्चों को चंचल बताया जाता है, वह स्थिर नहीं रहते, इसलिए उन्हें चंचल बताया है। तो चंद्रमा की किरणें भी वहाँ पर स्थिर नहीं हैं, इसलिए कवि ने उनके लिए चंचल कहा है। और क्या लिखा? खेल रही हैं,
क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो यहाँ पर किरणों को भी खेलते हुए बताया है। कहाँ? अवनी, जल और थल में, जल और थल में। तो चंद्रमा की किरणें पानी में और स्थल में खेलती हुई नजर आ रही हैं। अगली लाइन लिखी है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अर्थात चंद्रमा की जो चांदनी है वह कैसी है? स्वच्छ है। वह चंद्रमा की चांदनी स्वच्छ है और वह कहाँ फैली है, कहाँ बिछी हुई है? अवनी। अवनी मीन्स होता है पृथ्वी पर, और अंबर तल, अंबर तल, अंबर मान होता है आकाश, आकाश के तल में फैली हुई है। तो इस फिर क्या है लिखा है, पुलक प्रकट करती है धरती। अर्थात पुलक प्रकट, पुलक मान होता है प्रसन्नता, तो वह चांदनी जब फैल जाती है तो पृथ्वी अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है, उसका स्पर्श पा लेती है चांदनी का, तो वह अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है। और फिर लिखा कैसे? हरित तृणों की नोकों से। अर्थात हरी भरी तृण, तृण मान होता है घास, हरी भरी घास की नोकों से अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। और क्या लिखा? मानो झूम रहे हैं तरु भी। यहाँ कवि ने मानो शब्द लगाया है। जनु, मनु, मानो, इनमें उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो यहाँ लिखा है मानो, अर्थात ऐसा लगता है कि तरु, तरु मीन्स होता है पेड़, झूम, झूमना मतलब एक प्रकार से हिलना, तो वहाँ पर जो है ना वहाँ के वृक्ष भी इतने प्रसन्न हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि वह मंद मंद हवा के झोंकों से मस्त होकर झूम रहे हैं। तो यहाँ मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, अर्थात ऐसा लग रहा है कि वहाँ के पेड़ भी मस्त हो गए हैं और मंदी मंदी हवा के झोंकों से के द्वारा क्या करने लगे हैं? झूमने लगे हैं। तो ये हमारे पद में ये बताया गया है। और अब हम इनके विशेष की ओर चलते हैं। कवि ने यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया है और अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है तथा खड़ी बोली का कवि ने प्रयोग किया है और कविता, नई कविताओं से संबंधित ये कविता है। अब हम इनके अगले पद की ओर चलते हैं। तो लिखा है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो यहाँ देखिए कवि जो कहते हैं प्रसंग में वही, चूँकि रात्रिकालीन क्रियाकलाप जो होते हैं तो वह एकदम निस्तब्ध निशा यानी कि शांत निशा के बारे में कवि ने इसका वर्णन किया है। कविवर गुप्त जी कहते हैं, रात के समय पहरा देते समय प्रकृति की इस सुषमा को देखकर और ये चूँकि कहाँ पंचवटी से संबंधित है, पंचवटी जहाँ भगवान राम लक्ष्मण सीता जी ने वनवास के दौरान अपना ठहरने का स्थान बनाया था, तो वहाँ से संबंधित है। तो वह पंचवटी में वहाँ पर
लक्ष्मण जी कहते हैं, है ना, और क्या कहते हैं, पंचवटी में कितना सुंदर और निर्मल चांदनी फैली हुई है। मतलब कि चंद्रमा एकदम स्वच्छ चांदनी फैलाए हुए है, और क्या ही स्वच्छ चांदनी है, अर्थात कितनी साफ चांदनी वहाँ पर आसमान में फैली हुई है। और क्या लिखा है, क्या ही निस्तब्ध निशा। निशा मीन्स जानते हो क्या होता है? निशा मीन्स रात्रि, अर्थात रात्रि भी कैसी है? निस्तब्ध। निस्तब्ध मीन्स शांत। रात्रि बिना शोरगुल के एकदम शांत है स्वच्छंद सुमंद गंध वह है स्वच्छंद। स्वच्छंद मीन्स होता है स्वच्छित रूप से, स्वतंत्र रूप से, है ना। सुमंद, सुमंद मीन्स यहाँ फूलों से संबंधित है। तो और गंध, गंध मीन्स महक या खुशबू, फूलों की खुशबू। तो जो फूलों की जो खुशबू है बड़ी स्वच्छ या स्वतंत्र रूप से सभी जगह फैल रही है। हवा के साथ सुगंधित हवा बह रही है, तो वह सभी जगह फैल रही है। और लिखा निरानंद है कौन दिशा, अर्थात ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जहाँ पर आनंद ना फैल रहा हो, अर्थात सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद फैला हुआ है। और यहाँ पर प्रकृति द्वारा प्रदत्त यहाँ वातावरण, सुगंधित वातावरण और आनंद का वर्णन किया गया है। तो अब हम इसमें अगले पद की ओर भी चलते हैं। तो इसमें बताया है, बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि प्रकृति रूपी नटी, नटी मीन्स होता है नायिका, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी। नियति मीन्स होता है प्रकृति, नटी मीन्स नायिका। तो रात्रि के समय पर भी उस प्रकृति रूपी नायिका के कार्यकलाप बंद नहीं हैं, अर्थात उसके कार्य रात्रि में भी चल रहे हैं। लेकिन कैसे? लिखा है पर लगाया ना कवि ने, पर माने लेकिन, कितने एकांत भाव से, अर्थात जैसे कोई क्रियाकलाप और बिल्कुल एकांत में बैठकर शांति पूर्वक है, शांति भाव से चुपचाप कोई अकेला बैठकर कार्य कर रहा हो, है, तो शांत और चुपचाप, अर्थात बिल्कुल शांति पूर्वक बिना शोरगुल के, और वह इस कार्यकलाप को कर रहा हो। तो प्रकृति रूपी जो नायिका है वह रात्रि में भी अपने कार्यों को बंद नहीं रखती और कार्य करती रहती है। लेकिन कैसे? बिल्कुल एकांत भाव से और शांतिपूर्वक चुपचाप कार्य को करती है। तो इस पद में हम देखें विशेष प्रकृति पर कवि ने नटी का आरोप किया है, अर्थात कवि ने इसको क्या बताया? नटी, नायिका बताया है। तो इसमें रूपक अलंकार आता है, प्रकृति का मानवीकरण है, और वही सहज और सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे देखते हैं। लिखा है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, अर्थात वसुंधरा, वसुंधरा जानते हैं? वसुंधरा माने पृथ्वी। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। तो यहाँ पर मोती की संज्ञा दी गई है। किसे? अर्थात जो आसमान से ओस रूपी जो कण गिनते हैं, वो वह कवि ने इनको मोती बताया है। तो लिखा है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है इनको सदा सवेरा होने पर। अर्थात
जो वसुंधरा अर्थात पृथ्वी जो है वह सभी के सो जाने पर ओस के रूप में मोती बिखेर देती है। और क्या होता है उन ओस रूपी मोतियों का? रवि, रवि मीन्स होता है सूर्य। प्रातः काल होने पर सूर्य उन्हीं ओस रूपी मोतियों को बटोर लेता है। बटोरना जानते हैं? बटोरना माने समेट लेना, इकट्ठा कर लेना। तो रवि बटोर लेता है इनको सदा सवेरा होने पर, अर्थात सूर्य देव या प्रतिदिन सदा माने हमेशा सवेरा होता है तो इन ओस रूपी मोतियों को समेट लेते हैं। और फिर क्या? और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा? वह जब रवि बटोर लेते हैं यानी सूर्य भगवान उन ओस रूपी मोतियों को समेट लेते हैं तो जो विराम देने वाली है संध्या है, विराम माने विश्राम कराने वाली। हम लोग सब रात्रि में सोते हैं ना, सम तो विराम दायिनी कहा जाता है संध्या को। तो वह ओस रूपी मोती जो हैं सूर्य उस आराम देने वाली, विश्राम प्रदान करने वाली उस अपनी संध्या को वह मोती प्रदान कर जाता है। अब उससे क्या होता है देखिए, शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकाता है। शून्य, शून्य मीन्स होता है आकाश। आकाश का हल्का सा श्यामला या नीले से कलर का रंग होता है ना, तो वह तनु, तनु मीन्स शरीर। तो वह जब वो मोती दे जाते हैं तो वही रात्रि कैसे हो जाती है? उस आकाश का शरीर श्यामले रंग का हो जाता है, उसका तन जो है श्यामले रंग का हो जाता है और नया रूप झलकाता है, अर्थात उस आसमान का एक नया रूप बन जाता है, झिलमिलाने लगता है। अर्थात वही ओस रूपी मोती क्या हो जाते हैं? रात्रि में तारे बनकर टिमटिमाने लगते हैं, जिससे उस आसमान का नया रूप झलकता है। अब हम विशेष की ओर चलते हैं तो यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। चूँकि शरीर बताया है, झलकना बताया है, ये इसमें सब मानवीकरण का है। रूपक और अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है और सहज एवं सरल खड़ी बोली को अपनाया गया है। अब हम अगले पद देखते हैं तो अगले पदों में क्या लिखा? सरल तरल जिन तुहिन कणों से, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। तो यहाँ पर जो है ना, इस में हम जब थोड़ा सा संदर्भ देखें तो यहाँ पर प्रकृति के लिए हम मानव का आत्मीय संबंध का सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। अर्थात प्रकृति से और हमारा मानव का आत्मीय प्रसंग बताया है। तो क्या कहते हैं कि सरल तरल, अर्थात सरल मीन्स एकदम बिल्कुल सरलता वाले, तरल, तरल मीन्स होता है गीले। तो जो ओस के जो कण होते हैं ना सरल होते हैं, हाथ लगाओ तो पानी के रूप में बदल जाते हैं, तरल बन जाते हैं। तुहिन, तुहिन मीन्स होता है ठंडे, ओस के कण एकदम ठंडे होते हैं। तो यहाँ कवि ने क्या कहा कि जो ओस रूपी जो कण हैं वे कैसे हैं? सरल हैं और मानव को सुख प्रदान करने वाले हैं। तो सरल तरल जिन तुहिन कणों से, यानी कि सरल और तरल रूप के जो कण हैं वो उसके कण हैं और हंसती हर्षित होती है।
हस्ती, हंसती मीन्स होता है संसार। उन कणों को जब देखता है संसार तो सारा संसार हर्षित हो उठता है, अर्थात प्रसन्न हो जाता है। हस्ती हर्षित होती है अर्थात पूरा संसार उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाता है। और क्या लिखा, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। तो प्रकृति का और हमारा कैसा संबंध है, आत्मीय संबंध है। प्रकृति है, हमें हमेशा आत्मीय संबंध मानना चाहिए। तो प्रकृति का और हमारा कैसा संबंध है, आत्मीय संबंध है। तो वह ऐसा लगता है कि जब, कवि का कहना है, जब हमें किसी प्रकार का दुख होता है तो वह प्रकृति रूपी जो नायिका है हमारे साथ उस दुख में भी एहसास कराती है और वह उन मोतियों को जो निकालती है। तो जो दुखी व्यक्ति होता है वह सोचता है कि ये हमारे साथ रो रही है, अर्थात दुख में भी हमारा साथ दे रही है और आंसू निकाल कर रोती हुई नज़र आती है। आगे देखें, अनजानी भूलों पर भी, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को बच्चों सा सदैव भाव से सहती है। अब देखो, प्रकृति जब हमारे दुख में दुखी हो रही है, होती है, तो हमें उससे कभी भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ या भूल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कवि ने क्या लिखा, अनजानी भूलों पर, यदि हमसे किसी अनजाने में उस प्रकृति की गलती हो जाए, त्रुटि हो जाती है, तो क्या करती है वो, अनजानी भूलों पर वह है अदय दंड। अदय, अदय जानते हैं, अदय माने जो जिसको ना दिया जाए, ऐसा दंड जो कभी किसी को ना देने लायक हो। आ लगा है ना, आ प्लस दय, देने लायक आ यानी ना देने लायक, है ना। ऐसा दंड देती है जो किसी को नहीं दिया जाता है। अब क्या लिखा, पर बूढ़ों को बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। प्रकृति का और हमारा जो आत्मीय संबंध है तो वह जब प्रसन्नता में प्रसन्न होती है, दुख में दुखी होती है, तो क्या वह बूढ़ों को भी, यानी कि बुजुर्ग लोगों को भी वह बच्चों के समान, वृद्धों को बालकों के समान क्या सदा भाव से सेती है। सेती माने प्यार करना, भरण पोषण करना। तो वह हमेशा सच्चे मन से उनका भरण पोषण करती है, अर्थात बूढ़ों को भी बच्चों के समान अच्छे मन से, सरल भाव से प्रेम करती है। तो ये प्रकृति जो है ना, हमारे आत्मीय संबंध से संबंधित है। अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं। तो इसमें प्रकृति का मानवीकरण तो है ही, क्योंकि हमसे जोड़ के बताया है, आत्मा से जोड़ के बताया है। लेकिन क्या कहा, अनुचित कार्य करने वालों को दंड की व्यवस्था भी प्रकृति ने कर रखी है, अर्थात प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करता है उसे दंड की व्यवस्था कर देती है। ये बाढ़, तूफान, है ना, ये आ जाना, यही तो उनके प्रकृति के दंड हैं। और इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार की छटा है, सहज एवं सरल खड़ी बोली है। अब हम जो इनका जो अगला पद है उसको देखते हैं। गोदावरी नदी का जल, गोदावरी नदी का जल, गोदावरी नदी का तट यह ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान दे रहा है अब भी। अब जो पंचवटी है वह वर्तमान में गोदावरी नदी के किनारे पर है। तो गोदावरी नदी के बारे में भी बताया यहाँ पर, और इस पद में गोदावरी नदी के बहते हुए जल का वर्णन किया गया है। ये इसका प्रसंग बनता है। तो क्या लिखा,
गोदावरी नदी का तट यह ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान दे रहा है अब भी। यहाँ भी कवि ने इसमें मानो शब्द लगाया है, तो लिखा है क्या, गोदावरी नदी का जो किनारा है वह ताल बजाते हुए, यानी कि तट माने होता है किनारा, और ताल माने होता है तालियां बजाते हुए। जब अपन किनारे पर जब खड़े होते हैं तो हल्की सी चट चट की आवाज़ या मतलब आती है, तो कवि ने उसको तालियां बजाना बताया है। तो गोदावरी नदी का जो किनारा है वह तालियां बजाता नजर आ रहा है अब भी, यानी कि हमेशा वहाँ बजता रहता है। और चंचल जल, यहाँ देखिए फिर कवि ने बच्चों से जल की बात जोड़ी है। चंचल, बच्चे चंचल होते हैं, तो जल को भी यहाँ कवि ने क्या कहा, चंचल कहा है। कल कल कर मानो, यानी कि मानो ऐसे लग रहा है कि वह वहाँ का जो जल है, गोदावरी नदी का जल है, कल कल की ध्वनि में क्या कर रहा है, तान दे रहा है अभी। तान मीन्स होता है एक प्रकार की सुरीली तान छेड़ना, तो वह जल कल कल की आवाज़ में एक ध्वनि के साथ तान छेड़ रहा है। यहाँ संगीतमय वातावरण कवि ने बना दिया है, बता दिया है। गोदावरी नदी का जल एक प्रकार की सुरीली ध्वनि छेड़ रहा है, और वह तालियां बजाते, किनारे को तालियां बजाना बताया है। अब देखें क्या लिखा है, नाच रहे हैं अब भी पत्ते, नाच रहे हैं अब भी पत्ते, मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। नाच रहे हैं अब भी पत्ते, वहाँ पंचवटी में जो क्षेत्र है वहाँ के पेड़ों के पत्तों को कवि ने खुशी के कारण क्या बताया है, नाचना बताया है। वायु के कारण जब पत्ते हिलते हैं तो कवि ने उन पत्तों को प्रसन्नता के कारण क्या कहा, नाचना कहा है। तो वह क्या कहते हैं, नाच रहे हैं अब भी पत्ते, यानी पेड़ों के पत्ते जो हिल रहे हैं स्पर्श, वायु का स्पर्श पाकर नाचते हुए प्रतीत होते हैं। और मन से सुमन महकते हैं, अर्थात सुमन मीन्स होता है फूल, जो फूल हैं वह अपनी प्रसन्नता अपने मन से प्रकट कर रहे हैं, अर्थात वह वहाँ के जो प्रसन्नता का वातावरण है तो वह अपने मन से वहाँ अपने फूल सुगंध बिखेर रहे हैं। और क्या लिखा, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। चंद्रमा और नक्षत्र माने तारे हैं, ललक कर माने होता है नीचे की ओर देखने के लिए या आने के लिए, लालायित होना यानी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए ललचाना है ना। तो ललक कर, चंद्रमा और नक्षत्र ललक कर या लालायित होकर और लालच भरे लहकते हैं प्रसन्न, लहकते माने प्रसन्न होना। तो लालच भर कर, मन में लालच भर कर या ललचायमान होकर प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये देखिए, अर्थात यहाँ उन्होंने कवि ने क्या बताया कि आसमान में जो नक्षत्र हैं, चंद्रमा हैं, वह भी नीचे आने के लिए, पंचवटी क्षेत्र में आने के लिए ललचायमान हो रहे हैं और बार बार ललचा रहे हैं और इन्हें नीचे प्रकृति को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। तो हम इनकी विशेष की ओर चलते हैं। तो प्रकृति का मानवीकरण तो है ही, अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा देखने को मिलती है। तो इसमें देखते हैं, और ललक कर, लालच भरे लहकते, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हो जाता है। और यह है सहज एवं सरल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अब हम आगे देखते हैं, आँखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, आँखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, जहाँ तहाँ झाड़ी से
झरती है झरनों की झड़ियाँ। बन की एक एक हिमकणिका, बन की एक एक हिमकणिका जैसी सरस और शुचि है, क्या सौ सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। अब ये देखिए, ये कवि ने यहाँ पर क्या प्रसंग क्या बनता है, इस पद में कवि ने प्रकृति के अलौकिक एवं पवित्र सौंदर्य का वर्णन किया है। लिखा है वन की आँखों के आगे हरियाली, अर्थात उस वन प्रदेश में हमेशा आँखों के आगे जहाँ तक भी देखें हमेशा हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो जहाँ तहाँ झाड़ी से झिरती और यहाँ वहाँ झाड़ियों के बीच में से झरने झिरते रहते हैं और उनकी झाड़ी से झिरती है ना, झाड़ियों से झिरती, झिरती माना निकलती हुई है झरनों की झड़ी यहाँ, अर्थात झरने की झड़ी लगी हुई है, अर्थात निरंतर झरने वहाँ पर बहते दिखाई देते हैं। वहाँ पर बताया है इतना हरियाली का वातावरण है और झाड़ियों में से झरने बह रहे हैं। और क्या लिखा, वन की एक एक हिमकणिका, उस पंचवटी रूपी वन में, प्रकृति में, वन में वहाँ की जो हिमकणिका, हिमकणिका वहाँ जानते हैं, हिमकणिका मीन्स होता है बर्फ की ओस की बूंदें, वो ठंडी बताया है ना, हिम, हिम माने ठंडी, कणिका यानी कि वह ओस का कण, तो वह एकदम वह ओस की जो कण हैं वह कैसे हैं, ठंडे हैं। तो बताया कवि ने वन की एक एक हिमकणिका, तो उस वन का जो एक एक ओस का ठंडा कण है कैसा है, जैसी सरस और शुचि है, तो वह इस वन प्रदेश का एक एक कण सरस और पवित्र है। शुचि, शुचि मान होता है पवित्र, बड़ा कैसा है, सरस है और पवित्र है। और क्या सौ सौ, यहाँ पर कवि ने क्या लगा दिया है, क्या सौ सौ नागरिक जनों की हैं, तो यहाँ कवि ने कहा है कि क्या इस संसार के सौ सौ नागरिकों का के हृदय में भी प्रकृति के समान सुंदर और पवित्र भावनाएं पाई जा सकती हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया कवि ने, प्रश्नवाचक लगाया है, क्या सौ सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रुचि रुम रची है, वैसी किसकी ओर, प्रकृति के समान विमल है, रम्य रुचि, विमल माने अच्छे मन वाली, तो क्या इस संसार के सौ सौ नागरिक जनों की भी और प्रकृति के समान रुचि है, सुंदर या अच्छी हो सकती है, अर्थात नहीं पाई जा सकती। कहने का भाव यह है कि कवि चाहता है कि मानव का मन भी प्रकृति के समान पवित्र होना चाहिए। तो ये हमारे इसमें हम विशेष की ओर चलते हैं। कवि ने मानव में सिद्धाचारों की कामना की है, अर्थात कि उसने कवि ने एक कल्पना की है, मानव के मन में एक ऐसा विचार जगाना चाहा है कि अच्छे आचरण वाला मानव बने, उस प्रकृति के समान सरस और सरल बने, और प्रकृति का मानवीकरण है। और इसमें छठा सुंदरता के साथ साथ मनुष्यों को एक अच्छा बनने के लिए बताई गई है, और सहज एवं सरल खड़ी बोली है। और यहाँ पर देखें तो अनुप्रास अलंकार 100 इन शब्दों में देखें, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ये विद्यमान है। तो इस प्रकार हमने पंचवटी प्रकृति चेतना से संबंधित पंचवटी पाठ की व्याख्या को समझा। आशा है आप सभी के लिए ये पाठ की व्याख्या समझ में आई होगी। तो हम इस पद के साथ, व्याख्या के साथ आपसे विदा लेते हैं, और अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को
नमस्कार।